I would like to offer my warmest greetings and salutation to the Honorable Governor of Sikkim, Sri Ganga Prasad Ji. As the first citizen of our state, you are not only cherished, but you are also commendable for your gesture with ease, simplicity and gentleness. He is very punctual with his work. वो यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. He has a calm nature. He visits like local people. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज केसरी. मैं इस वक्त सिक्किम में हूं, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हूं, गैंगटॉक के राजभवन में हूं. दोस्तों, आज मैं एक महान शख्सियत की बातें आपसे करने जा रहा हूं. ये महान शख्सियत के बारे में मुझे एक लाइन याद आती है. काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए. अरे ज़िंदगी तो हर लोग जी लेते हैं दोस्तों, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए. जी हाँ दोस्तों, ये शख्सियत हमारे लिए मिसाल ही हैं. ये महान राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं. इनकी कीर्ति पूरे बिहार, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, पूरे देश विदेश तक फैली हुई है. इनसे प्रेरणा लेके बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है. ये महान शख्सियत हैं श्री गंगा प्रसाद जी. तो दोस्तों, आइए मिलते हैं श्री गंगा प्रसाद जी से, माननीय राज्यपाल सिक्किम प्रदेश. तो लेट्स गो. पाटलिपुत्र दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है. गंगा किनारे बसा पाटलिपुत्र, वही गंगा जिसके किनारे का हर शहर तीर्थ है. ये वही गंगा है जिसके तटीय क्षेत्रों के बारे में अंग्रेजों का मानना था कि इसकी उपजाऊ मिट्टी में इतना सामर्थ्य है कि वह पूरे एशिया का भरण पोषण कर सके. और गंगा का प्रवाह हमेशा की तरह आज भी अविरल है. इसी ऐतिहासिक पाटलिपुत्र में पटना की प्रख्यात समाज सेवी एवं संघर्षशील कृषक मुंदर शाह के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. सभी ने इस नन्हे बालक की आभा को देखकर इसका नाम गंगा रखा. जिस लाड़ प्यार और उम्मीद के साथ नाम गंगा रखा गया था, वह साकार कर दिखाया सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने. हमें कुछ बताइए आपके पिताजी के बारे में. आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, आपका बाल्यकाल कैसे बीता, आपका कॉलेज और पूरी जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, वो हमें दर्शकों को प्लीज बताइए. हमारा जन्म खाजपुरा ग्राम, जो एक कहा जाए ग्रामीण परिवेश में हमारा जन्म हुआ. और बचपन में पाठशाला, जिस पाठशाला में एक ही गुरुजी होते थे जो समूह को बच्चा से लेकर के तीसरा तक वो पढ़ाई करते थे. उसी पाठशाला में पढ़ाई करना हुआ. अपने घर से टाट लेकर के और स्लेट लेकर के जाना, उसी टाट पर बैठना, इस रूप में वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा या जो प्रारंभिक शिक्षा जो है
उसी ग्रामीण प्रवेश में खाजपुरा ग्राम में हुआ। उसके बाद तीसरा पास करने के बाद हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग में पटना हाई स्कूल एक बहुत अच्छा विद्यालय था। उस विद्यालय में चौथा में नाम लिखाया। चौथा से लेकर 12वां तक वहाँ पढ़ाई किया। आमजन में गंगा बाबू के नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रसाद जी का जीवन भी बिल्कुल गंगा मैया की तरह ही है, पवित्र। मुंदर शाह एक प्रखर आर्य समाजी थे और अपने नाना वैद्य बाबूलाल जी एवं पिता मुंदर शाह जी के कारण ही गंगा प्रसाद जी ने भी आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाया। स्वर्गीय बाबूलाल जी पटना के दानापुर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के संपर्क में आए थे। इनमें आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रति गहरी निष्ठा थी। वेद साहित्य के प्रचार प्रसार को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। वेद साहित्य के प्रचार प्रसार से जागृत करके रूढ़िवादी परंपराओं एवं आडंबरों से बचाने की मंशा ने इन्हें आर्य श्रेष्ठ की श्रेणी में ला खड़ा किया। बाल्यकाल में ही राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत गंगा प्रसाद जी ने आजादी के आंदोलनों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गंगा प्रसाद जनसंघ पार्टी से 60 के दशक में जुड़े और उन दिनों जनसंघ के लिए कार्य करना काफी कठिन था। जनसंघ ने 1967 के विधानसभा चुनाव में इन्हें दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। 1968 में जनता पार्टी के पटना जिला महामंत्री बने। 1972 में बिहार प्रदेश बरई महासभा के महासचिव बने। जनता को समस्याओं से घिरा देखकर गंगा बाबू का हृदय भर आता और यही समस्याएं उन्हें संघर्ष के लिए बाध्य करती थी। 1974 में महंगाई के विरोध में उन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया। कई बार गिरफ्तार हुए। जुल्मी सरकार ने इनके स्कूटर तक को जब्त किया, लेकिन गंगा बाबू ने कभी हार नहीं मानी। इसके 1 वर्ष बाद ही भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का घिनौना प्रयास किया गया। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के निर्णय से खिन्न होकर देश में आपातकाल लगा दिया। देश में तमाम नेता बंदी बना लिए गए। समाचार पत्रों पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया। बोलने की आजादी ही छीन ली गई। जनता के प्रतिरोध को कुचलने का विभत्स प्रयास किया जाता रहा। ऐसे में गंगा प्रसाद को खाजपुरा स्थित आर्य भवन जुल्मी सरकार के दमनकारी रवैये के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुप्त बैठकों का केंद्र रहा। आर्य भवन जनता के संघर्ष, सेवा एवं समर्पण का परिचायक बना। भूमिगत गंगा बाबू को जब ये पता चला कि थाने में गायें क्रंदन कर रही हैं, गाय थे और बछड़ा जो थे, इन सबों को उसने जाकर के चढ़ा लिया। सबको उठा करके मैंने थाना में ले जाने का, जब ले जा रहा था वहाँ पर लोग आकर कहा कि जैसे लगता है गाय रो रही है। तब मन में आया कि नहीं, तब तो फिर ये उसको मार देगा, हत्या ये रहेगा, बड़ी मैंने भूखे प्यासे गाय रहेगी। मैंने उसी दिन शाम में जा कर के अपना गिरफ्तारी दिया एसडीओ के पास और रात में वही थाना में रुका और दूसरे दिन मैं जेल में मैंने भेज दिया गया। आपातकाल के समय परिवार का अनुशासन बनाए रखने में उनकी धर्मपत्नी कमला देवी जी ने भी सर्वोत्कृष्ट सहयोग का प्रदर्शन किया। उस समय घर में उनके कई गुप्त बैठकें होती थी। 74 इमरजेंसी में अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, जगदीश माथुर, सब कोई आते थे। ये कैलाशपति मिश्रा जी, सब कोई आते, सबके सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन परिश्रम के फल भगवान हमको दे दिए। जो संघ के बड़े नेता चुके माननीय बाला साहब देवरस जी, वो तो गिरफ्तार हो गए थे, मगर उसके बाद सेकंड मैन थे माननीय माधवराव मूले जी, वो घर पर आए। 3 दिन उनका प्रवास रहा और वहीं पर बैठ के हुई 3 दिन तक। रज्जू भैया हर महीना में संघ के नाते, मैंने आरएसएस के नाते, आरएसएस नेता इस रूप में वहाँ पर बैठकें वहाँ चलती थी। लगभग दिन भर बैठ के, कभी 2-2 दिन बैठ के अकेले मैंने पत्नी सब खाना बनाना और सबके खिलाना। पिताजी काफ़ी उस समय ध्यान रखते थे कि सभी का भोजन ठीक ठाक से हो रहा है। आर्य भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सरसंघ चालकों का पदार्पण हुआ। इतना ही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी,
माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सुषमा स्वराज जी जैसे कई गणमान्य लोगों की चरण धूलि इस आर्य भवन में पड़ी है। आपातकाल के काले दिनों के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन अंतर विरोधों के कारण यह सरकार चल नहीं सकी। जनसंघ ने एक बड़े उद्देश्य के लिए स्वयं को जनता पार्टी में विसर्जित कर दिया था, लेकिन जनता पार्टी के बिखराव ने जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से एक नई राजनीतिक दल के गठन के लिए बाध्य किया और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश भाजपा के पहले निधि प्रमुख गंगा प्रसाद जी ही बनाए गए। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में गंगा बाबू का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। माननीय गंगा प्रसाद जी के पुत्र के विवाह के दौरान भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार के प्रति अपने पारिवारिक लगाव को दर्शाया था। सर, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो आपके साथ संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ यादें साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध बना रहा है। आप जब संगठन के कार्य कर रहे थे उस समय भी आपका पदार्पण हमारे घर पर हुआ है। इसके अलावे कई कार्यक्रमों में आपसे यदा कदा मुलाकात होता रहा है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान माननीय कैलाशपति मिश्र जी का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें शपथ ग्रहण समारोह में मैं गया था और उस दौरान कई बातों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी से चर्चा हुई थी, कई बातों की जानकारी मिली थी और उनके द्वारा जो इस कार्य में कि गांव का विकास हो, गांव के विकास ही भारत का विकास है, इस कार्य में उनका हमेशा एक विचार बना रहता है और मैंने भी उनके विचारों से प्रभावित होकर सिक्किम में गांव-गांव में भ्रमण करने किया और साथ ही साथ कई गांवों में उसके विकास के लिए कई प्रकार का काम किया, गांव को गोद लेकर उसके विकास किया। तो आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर जो भारत के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, अति ही सराहनीय कार्य है और मैं आशा करता हूं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार कार्य करते हुए और निरंतर भारत के विकास में और पूरे संसार को मार्गदर्शन देते रहे। बिहार में आर्य समाज की गतिविधियों को गंगा बाबू ने बड़े संयमित तरीके से गति प्रदान की। बिहार में देखिए आर्य समाज में कई लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी उस समय भूपनारायण जी थे, अलग उन्होंने अपना खड़ा किया था। लेकिन 2006 में पूरे बिहार भर से लोग आए और चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में जाकर के लोगों ने हमें प्रधान चुना और राजेंद्र गुप्ता को मंत्री चुना और उसके बाद से कई वहाँ पर कार्य होने लगा। एक अतिथिशाला है जिसमें होता है कि लोग आते हैं समाज जो ठहरते हैं। बिहार के अंदर 8 विद्यालय हैं, सब +2 हैं और 8 विद्यालय जो 8 समाज के द्वारा संचालित है, लेकिन उसका सारा पैसा और सारे टीचरों का भुगतान ये सारा सरकार के द्वारा होता है। आर्य समाज की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विश्व के कई देश सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, लंदन, केन्या, अमेरिका इत्यादि देशों का भ्रमण कर अपनी बात को मजबूती के साथ रखा। आपके प्रयास से ही सिक्किम के वनवासी बच्चों के लिए जमीन उपलब्ध हुई। गंगा का तात्पर्य पोषण से भी है और जनता के पोषण के लिए व्यवसायियों की भूमिका अहम रखती है। इनकी समस्याओं को आपने नजदीक से देखा। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के रूप में आपने अनेक वर्षों तक अपनी सेवा दी और व्यवसायियों को जागृत किया। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति व्यवसायियों के ज्यादा नजदीक है तो वो जनता से दूर हो जाता है, लेकिन यही तो खास बात है गंगा बाबू के व्यक्तित्व की कि वे जितना नजदीक व्यवसायियों के थे उतने ही वे अपने थे वनवासियों के और आम जनता के। 1994 में बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में आप चुने गए। 1994 में मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधान परिषद में का सदस्य बना। 2 वर्ष के बाद मैं दल का नेता के रूप में विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के दल का नेता वहाँ मैं बना और उसके बाद 2001 में विरोधी दल का नेता
यह बजाबते मैंने चुना गया। और उस समय अनेकों, चूँकि उस समय आरजेडी का शासन था बिहार में, तो कई ऐसी समस्याएं थी, चाहे वो उद्योग की समस्या हो या भ्रष्टाचार की समस्या हो या नरसंहार की समस्या हो, कई ऐसी घटनाएं घटती थी। और उन सबों में प्रतिपक्ष के नाते हमारी भूमिका, अहम भूमिका होती थी। और मैं कई जगहों का दौरा करना, साथ ही साथ उन बातों को सदन में उठाना, सदन में इन बातों को रखना कि आज उद्योग की समस्या जो कितनी मैंने समाप्त हो गई, जो चलते हुए उद्योग आज सब बंद हो गए, तो इन सभी बातों को रखना। लघु उद्योग भारती, इसका भी मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष था, तो इन सभी बातों को, लघु उद्योग के संबंध में भी मैं सदन में उठाया करता था। इसे सदन में एक नहीं अनेकों समस्याएं, जितनी समस्याएं थी, चाहे बेरोजगारी की समस्याएं हो, कृषि की समस्याएं हो, शिक्षा की समस्याएं हो, उद्योग की समस्याएं हो, तो इन सभी समस्याओं की जो भी अहम भूमिका रहती थी, उन सभी बातों को मैं बेधड़क सदन में मैं रखा करता था। और सदन में एक प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो दायित्व होना चाहिए, मैं बखूबी उस दायित्व का मैं अच्छे ढंग से निर्वहन करता रहा। 1994 से लेकर लगातार 18 वर्षों तक परिषद के सदस्य रहे। 1994 से 2012 तक आपने सदन में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, कभी विरोधी नेता के रूप में और कभी उपनेता सत्तारूढ़ दल जैसे दायित्वों का भी निर्वहन आपने किया है। दधीच देहदान समिति बिहार की शुरुआत 2013 में आपके नेतृत्व में ही हुई। अंगदान, नेत्रदान तथा देहदान की महत्ता को आपने स्वीकार करते हुए पूरे समाज में इसे अपनाने पर बल दिया और आपके स्लोगन ने लोगों को काफी आकर्षित किया। देखिए, 2013 में दधीची देहदान का बिहार में गठन किया गया। मैं चूँकि प्रदेश का अध्यक्ष और माननीय सुशील कुमार मोदी जी मुख्य संरक्षक बनाए गए, और उस समय हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान और देहदान। इस प्रकार का स्लोगन दिया जो काफ़ी प्रचलित हुआ और जगह जगह इस स्लोगन को लगाया गया। इसके 2 वर्ष के बाद माननीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, बड़ा बैठक हुई थी। इस बैठक में वहीं पर मैं और माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने यह संकल्प लिया उनके सामने ही, पूरे शरीर दान करने का लिया कि अस्पताल को पूरे शरीर दान करने का हम लोगों ने संकल्प लिया था उसी समय, और उस समय कई लोगों ने संकल्प लिया था। और इस तरह से यह दधीची दान बिहार के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं, और अभी तक कई लोगों ने नेत्रदान कर चुके, शरीर दान भी कर चुके हैं। इस तरह बिहार में एक कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। 30 दिसंबर 2017 को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आपको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद 26 अगस्त 2018 को आपने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। मैं सिक्किम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। सिक्किम और मेघालय के राज्यपाल के रूप में आपकी जन सेवाओं की चर्चा स्थानीय पत्रिकाएं लगातार करते रहते हैं, और मेघालय में आपने यह पाया कि वहाँ की स्थानीय हल्दी में कई विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया गया राज्यपाल के रूप में मेघालय, और मेघालय में जाने के बाद मेघालय भी काफी एक सुंदर प्रदेश है, वो भी पहाड़ पर बसा हुआ है, काफ़ी वन संपदा वहाँ है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत और किस चीज़ की और यहाँ पर लाभ लोगों को पहुँचाया जा सकता है। जैसे किसानों के बीच में
मुझे कई बार जाने का मौका मिला, वहाँ गया, मैं उनसे बातचीत किया। तो वहाँ का जो हल्दी जो है वो ऐसे हल्दी तो हर जगह प्रयोग होता है, तो उसके अंदर एक विशेषता जो करकुमी जो होता है उसकी मात्रा लगभग 7%, 6.5 से 7% है, जबकि विश्व में कहीं 2%, कहीं 2.5% इस तरह से वो होता है। तो उसी में एक बैठक किया, जिस बैठक में वहाँ के फार्मर्स को बुलाया और साथ ही साथ हैदराबाद से काफ़ी वहाँ से आए साइंटिस्ट लोग आए, इसके विशेषज्ञ लोग आए, इंडस्ट्री लोग आए, और इन सबों के बीच में से चर्चा किया कि इसके विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं। From entire agriculture department, we are very thankful to our governor sir. सतत सक्रिय एवं प्रवाहवान गंगा बाबू ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में भी कई प्रयोग किए। उन्होंने प्रतिवर्ष एक गांव गोद लेकर उसका कायाकल्प करना प्रारंभ करवाया। विगत 2 वर्षों में 2 गांव नाभे शोतक और बेन फेगोंग की स्थिति अब बदल चुकी है। माननीय गवर्नर साहब ने ये अडॉप्ट किया था पिछले साल। सो अडॉप्ट करने के बाद जितना एसेट किया हुआ है बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। मैं इंटायर ब्यांग फेगोंग जीपीयू की तरफ से हमारा अति आदरणीय माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब को आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। सामरिक रूप से संवेदनशील राज्य सिक्किम की जनता में राष्ट्रीय चेतना की अभिवृद्धि के लिए मुख्य बाजार में 104 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगवाया। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां भी स्थापित करवाईं। सिक्किम में आपके प्रयास से ही डीएवी स्कूल और स्थानीय जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना की संकल्पना साकार हुई। गंगा की तरह अविरल गंगा बाबू न थके हैं न रुके हैं, सदा अविरल सक्रिय हैं। नमन है गंगा को, नमन है गंगा के समान सदा सक्रिय अविरल निशांत कर्मयोगी को। हम कामना करते हैं कि गंगा बाबू दीर्घायु हो, शतायु हो और अपने स्नेह की वर्षा करते रहें। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ जाना श्री गंगा प्रसाद जी के बारे में। उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो राज्यपाल के पद तक पहुँचे, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें उनसे करनी है। उनके परिवार के बारे में, उनके साथ काम करने वाले लोगों की राय उनके बारे में क्या है, ये सब जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आइए चलते हैं। कि हमारा परिवार एक व्यवस्थित परिवार है और साथ ही साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे पिताजी का मैं पुत्र बना हूँ, जो पिताजी एक धार्मिक विचार के, सामाजिक विचार के रहे और उनका समाज से लगाव रहा और समाज से लगाव रहा, तो ये अपना सौभाग्य मानता हूँ। साथ ही साथ हमारे 4 पुत्र हैं, 1 पुत्री हैं और सभी अच्छे ढंग से अपने कार्य में लगे हुए हैं। शादी करके आए, समाज सेवा में लगे, हम भी साथ लगे रहे। भगवान सफल दिए हमको। समाज सेवा करने में उनको बहुत मन लगता है, गरीबों का सेवा करना अभी तक ले उनका यही है। हम लोगों ने अपने बाबूजी से बहुत अच्छा संस्कार पाया कि कभी किसी को धोखा देकर आगे नहीं बढ़ना, कभी किसी को चीट नहीं करना। हम लोगों में संस्कार बहुत अच्छा है कि हम लोग, कोई भी भाई या मेरे परिवार में, खानदान में कोई डिप्लोमेट नहीं है। आज हर बच्चे के संस्कार और सहकार के पीछे उनके अभिभावक ही होते हैं। तो बाबूजी चूँकि बचपन से हम लोग को संस्कार देते रहे, आज उसी का परिणाम है कि राष्ट्र की सेवा में लगातार निरंतर बचपन से, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो या बीजेपी हो, बहुत सारे ऐसे याद हैं बचपन के कि संघ के शाखाओं में जाना कैसे प्रारंभ किए। तो जब गुरुदक्षिणा घर पे होता था तो बचपन में बालकाल से ही कुछ राशि देकर बोलते थे कि जाओ ध्वज प्रणाम के सामने, ध्वज को प्रणाम करते हुए राशि वहाँ समर्पित करके अपना वापस आ जाना। तो उस समय ध्यान में नहीं बातें आती थी। फिर धीरे धीरे वैसे ही संघ की शाखाओं में जाना प्रारंभ हुआ और वही संस्कार बनने लगे। धीरे धीरे हमें याद है कि बाल शिविर से लेकर सब जगह भेजने का काम वो करते थे। और अब विद्यार्थी परिषद में भी उसी प्रकार से जब यौवन प्रारंभ हुआ, कॉलेज जाना प्रारंभ हुआ, तो लगातार जुड़ने का काम, ले जाने का काम। और बचपन में मुझे याद है कि जगह जगह पर कभी हम
जाते थे तो पलामू की एक घटना याद है कि बाबूजी के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनने के लिए वो पलामू तक बाई रोड चले गए और वो भाषण, हम बहुत छोटे थे तो कंधे पर बैठाकर हम भी भाषण सुन रहे हैं, बाबूजी भी सुन रहे हैं। तो ये जो वाकया है वास्तव में हर एक, या कभी अतिथि घर पे आए तो अतिथि के लिए क्या क्या करना, जो बड़े अधिकारी के रूप में हो चाहे कार्यकर्ता भाव से हो तो उनकी सेवा कैसे करना, हर चीज़ को सहकार से भी संस्कार से भी जोड़ने का काम करते थे। और साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल हो। और हमें याद है कि सभी भाई बहनों को अच्छे से अच्छे स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन करा के पढ़वाने का भी काम किए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो पिताजी के लगातार संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए हमने देखा है, बाल्यकाल से कभी जीवन में आराम नहीं करते हुए भी देखा है। और निरंतर भाव से वो समाज के बहुआयामी व्यक्तित्व कैसे होते हैं वो अब हमें ध्यान में आता है कि हम लोग तो समाज के एक दो संगठन में भी बहुत एक्टिव रहने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, पर बाबूजी लगातार ऐसे अनेक संगठन, यानी कि चौरसिया समाज हो, खद्यान हो, वैश्य हो, या अनेकों संगठन के सभी में लगातार अपने निरंतर सेवा काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, विश्व हिंदू परिषद की हो, ऐसे अनेक प्रकार के जब सामाजिक संगठन रहे सभी में लगातार काम करते हुए आगे बढ़ने का काम किए हैं। तो परिवार के साथ और परिवार के बच्चों के परवरिश के साथ, समाज के साथ, व्यक्तित्व के साथ बड़े बड़े हिम्मत के साथ बढ़ने का काम उन्होंने किया। यानी कि 74 के वाक़या के बारे में, मैं तो बहुत छोटा था, पर बहुत सारे ऐसे वाक़या को जब लगातार बताने का काम करते हैं तब लगता है कि व्यक्ति दूसरी आज़ादी के आंदोलन की तरह 74 आंदोलन को घर में इतने सारे बैठकों को निष्पादन करने का काम किए आपातकाल में, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे गर्व होता है एक पुत्र के नाते भी, और सामाजिक संगठन में लगातार जब काम करते हैं तो उन सब विषयों पर भी लगातार देखकर बड़ा गर्व और फख्र होने का काम होता है। या वही तो मैंने कहा कि किसी भी भूमिका में रहे, सब व्यस्ततम के साथ भी परिवार की चिंता मनन करते हुए, परिवार के हर विषय पर सबके दुख सुख में सम्मिलित होते हुए और परस्पर भाव से सब तन्मयता कैसी बनी रहे, इसके लिए सदैव वो चिंता भी करते रहे हैं। और परिवार को पूरी तरह से समय भी देकर, और यानी कि पार्टी ही उनका परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार सेवा के या संघ के स्वयंसेवक के नाते ही, तो ये कभी अनुभव ही नहीं होने दिए कि संघ के स्वयंसेवक के नाते भी और परिवार के नाते भी एक पूरा परस्पर भाव से ही सबका परिवार अपना है और अपना परिवार सबका परिवार है। जब हम शादी होकर आए और शादी के बाद तो सारे लोग बोलते थे कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा कि एक छोटा सा मतलब एक बात है कि हम ऐसे ही अपना सिंपली घूमते रहते थे। पापा की स्लीपर थी तो पापा की स्लीपर लेकर अपना हम चले जाते थे। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि नेक्स्ट डे एक स्लीपर लाके मेरे पास रखी हुई थी, पता चला कि पापा लेकर आए हैं। तो मेरी सास बोली भी कि बताओ ज़रा, वो तुम्हारे लिए स्लीपर लेकर आए हैं। और बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी, मम्मी मना करती थी कि भाई बाहर की चीज़ें नहीं खाओ, ये नहीं करो, लेकिन पापा लेकर आते थे, थम्स अप लेकर आते थे और मेरे को धीरे से पकड़ाते थे और कहते थे लेकर जाओ इसको कमरे में और इसको छुपा देना, तुम अपना पीना, वरना मम्मी देखेंगी तो फिर गुस्साएंगी। तो जो शायद मेरे पापा करते मेरे लिए, सेम चीज़ें पापा यहाँ पे करते थे। तो कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि हाँ वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, और बहुत केयर करते हैं हर तरह से, और आज भी करते हैं। मतलब वो तो उस समय शादी के बाद की चीज़ थी, लेकिन अभी भी वो बहुत केयर करते हैं। पिताजी हैं और उन्होंने समाज के प्रत्येक, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है किसी भी कि मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसा तो नहीं हो कि मुझसे मजबूत स्थिति में आ जाए, ऐसा विचार उनके मन में नहीं आता है। और वो हर एक व्यक्ति को चाहते हैं कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म देना और व्यक्ति का ऐसा विकास हो कि आगे चल के भविष्य का ये सामाजिक नेता बने या राजनीतिज्ञ बने, ऐसा इनका हमेशा मन में रहता है। ऐसे कम बिरले मिलते हैं। मैंने अधिकांश लोगों को देखा हूँ कि वो जानबूझ के ऐसे कमजोर तत्व को, कमजोर लोगों को आगे बढ़ाते हैं कि कोई आगे चलकर मेरा वो दुश्मन ना बने, लेकिन इनका कभी ऐसा भाव नहीं रहा। और निरंतर वो अभी तक वो मन में इनके समाज के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति हमेशा
विचार रहता है और वैसा कार्य करते हैं, मजबूती प्रदान हमेशा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार बाबूजी का दामाद हूं और वर्तमान में एडीजीपी सीआईडी के रूप में बेंगलुरु में पदस्थापित हूं। बाबूजी से मेरी पहली मुलाकात शादी के संदर्भ में ही हुई थी। शादी के पहले उनके बारे में मैंने सुना अवश्य था, परंतु व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिला था। व्यक्तिगत रूप से पहली बार मुलाकात में उनकी सरलता और सहजता जो मुझे काफ़ी प्रभावित किया, और यही सरलता और सहजता मैंने पूरे परिवार में पाया। शादी से पहले मेरे पिताजी का देहावसान हो चुका था, परंतु शादी के बाद और आज तक मुझे उन्होंने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आज भी उन्होंने मुझे अपने पुत्र की तरह ही पूरा प्यार दिया है। नमस्कार, मैं सुरुचि। जैसे हर लड़की के जीवन में उनके फादर उनके रोल मॉडल होते हैं, वैसे ही मेरे पापा जी मेरे रोल मॉडल हैं। वे हमेशा हम लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या कला का क्षेत्र हो। मुझे याद है बचपन में जब मैं कभी किचन में कुछ पकवान बनाती थी तो पापा जी बड़े शौक से खाते थे और प्रशंसा भी करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं हैं, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मेरा नाम अमित प्रकाश है। मैं गंगा प्रसाद जी का सबसे छोटा लड़का हूँ। सबसे छोटा होने का स्वाभाविक अर्थ है काफ़ी स्नेह मिलना, और उसी स्नेह को पाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ बाबूजी के हर एक आज्ञा का पालन करूँ। मुझे अभी भी याद है जब बचपन में मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा जा रहा था, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, किंतु बाबूजी की आज्ञा का पालन करना था, और आज जो भी हूँ जहाँ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ। बचपन से ही बाबूजी योग के प्रति प्रेरित करते थे, और आज स्वास्थ्य के प्रति जो भी जागरूकता है सब उन्हीं की वजह से है। बाबूजी के साथ डेली मैं सुबह यज्ञ पे बैठा करता था, और आज वेद के प्रति जो भी जागरूकता है सब उन्हीं की वजह से है, और आध्यात्म के प्रति जो रुचि है वो भी बाबूजी की वजह से ही है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ बाबूजी को स्वस्थ रखे और कर्मठ रखे। बाबूजी का व्यवहार मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है, और मैं उनको बचपन से जानती हूँ। बचपन में भी उनका व्यवहार अच्छा था, और शादी के इतने साल बाद भी वो मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं, और राज्यपाल बनने के बाद भी उनके बिहेवियर में कभी कोई अंतर नहीं आया। मैं शाश्वत श्री गंगा प्रसाद जी की नतनी हूँ। नाना जी हमेशा हमें यही सिखाए हैं कि कैसे एक निस्वार्थ ज़िंदगी जीनी चाहिए और कैसे हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नाना जी अपने बिजी शेड्यूल से भी हमेशा कोशिश की है कि कैसे हम बच्चों को वक्त दे पाए, और वो जब भी हमसे मिलते हैं हमारे जैसे ही घुल मिल जाते। मेरा नाम अनुष्का। जब भी नाना जी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त से मिल रहे हो। उन्हें जब भी वक्त मिलता है तो हम बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, और जब समय मिलता है तो अपनी बचपन की कहानियाँ भी सुनाते हैं। हम बच्चे जब भी नाना जी के साथ वक्त बिताते हैं तो हमें बहुत ही आनंद आता है। माई सेल्फ दिव्यांशी, मैं ग्रैंड डॉटर हूँ श्री गंगा प्रसाद जी की, और मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग करते हैं वो मुझे। मैं उनके साथ एक विलेज में गई थी जो कि वो अडॉप्ट किए हैं, एंड वहाँ पे वो स्मार्ट क्लास का इनॉग्रेशन किए थे उस विलेज स्कूल में, जो कि मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। और वहाँ के बच्चे काफ़ी कुछ अब सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एंड ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में उनके साथ जा कर के मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आया है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है अपने लाइफ में, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ उनसे सीख के। My name is Yashaswini and Sri Ganga Prasad ji is my grandfather, and वो सबको बहुत ही इक्वली ट्रीट करते हैं, एंड उनसे बहुत प्यार मिलता है हम लोग को, एंड वो मोस्टली चीज़ें खुद ही से करते हैं बिना किसी हेल्प के, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। एंड उनसे बहुत कुछ हम लोग को हमेशा से सीखने मिला है और आगे भी सीखने मिलेगा, एंड आई विश कि वो हमेशा खुश रहें एंड हम लोग को उनसे बहुत प्यार मिलता रहे एंड बहुत कुछ सीखने मिलता रहे आगे। आई लव यू दादाजी। गवर्नर साहब का ये खास बात है कि हम जब भी कोई फाइल देते हैं उनके अनुभव के हिसाब से ज़्यादा जानते हैं हमारे से। आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में वो ये बता पाते हैं कि ये आइटम इतने पैसे का होगा, ये इतने का होगा, तो उनका अनुभव बहुत अच्छा है। राजभवन में जितने भी उन्होंने काम किया है, जैसे आज हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनाया, और फ्लैग मास्ट 104 फीट का MG मार्ग में बनवाया, 60 फीट का राजभवन में बनवाया। तो ये उनकी देशभक्ति दिखाता है। देखिए, जो ADC होता है, जिसे एड डी कैंप या राज्यपाल का परिसहाय बोलते हैं, वो राज्यपाल के साथ हमेशा उनके साये की तरह या परछाई की तरह उनके साथ रहता है। तो हमें राज्यपाल महोदय के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताने का एक तरह से मौका मिलता है, और यह मेरे लिए
सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ काम करने का मौका मिला। हम उनके साथ उन काम भी करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। खासकर राष्ट्र, समाज और जीवन के प्रति जो राज्यपाल महोदय का जो दृष्टिकोण है वह अतुलनीय है। जहाँ तक उनकी जीवन दृष्टि की बात की जाए तो ऐसा उच्च पद पर आसीन होते हुए भी इतनी सरल जीवन दृष्टि कहीं और पाना लगभग असंभव ही है। और राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीय भावना राज्यपाल महोदय अपने मन में धारण करते हैं, जो राष्ट्रीयता की भावना का जनमानस में विकास करने की जो उनकी सोच है वह निश्चय ही अद्वितीय है। महामहिम जी के साथ तकरीबन 2.5 साल उनके एडीसी के रूप में मैंने काम किया है। सर के जीवन को, सर के परिवार को बड़े नज़दीक से मैंने जाना है और सर मुझे एडीसी कम परिवार का सदस्य ज़्यादा समझते हैं। मुझे गवर्नर साहब से और प्रथम महिला लेडी गवर्नर से काफ़ी स्नेह मिला और उनके परिवार से भी काफ़ी स्नेह मिला है। सर की जो सोच है वो कहीं भी सर रहते हैं, चाहे सर बिहार की राजनीति में रहे हैं, अभी गवर्नर के रूप में सर यहाँ पर हैं, तो सर का रहता है कि जो गांव समाज है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। सर का मानना है कि गांव समाज का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो एक मैक्सिमम आबादी है, ज़्यादातर आबादी हमारे देश की गाँव में बसती है। सर का मानना है कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नौकरी पाने के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, मगर सर कहीं भी जाते हैं, मैंने कई भाषणों में, सर के भाषणों में ये चीज़ सुनी है कि सर का कहना होता है कि आप लोग रिसर्च में ध्यान दीजिए, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में आगे बढ़ के उसको देश के योगदान में, देश को आगे बढ़ाने में कैसे उस पढ़ाई का योगदान किया जा सकता है। सरल, सुगम, समर्पित सेवा भाव, ये बहुत करीब से देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है सर को ये बहुत ही अलग और बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। 4 से 5 महीने के साथ रहकर मुझे इस बात का पूरा अनुभव ही नहीं बल्कि भरोसे स्वरूप मैं देख सकता हूँ कि आडंबर से परे अपनी सुगम जीवन शैली से, समर्पित भाव से सर सेवा भाव लोगों के बीच में अपनी व्यक्त करते हैं। सिक्किम ही नहीं, करीब सर के पहले भी काल में सर ने ऐसे बहुत सारे ऐसे कदम लिए होंगे, पर पिछले 4 महीने में जो मैंने देखा है कि लोगों की जीवन शैली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं सर, उसके बारे में दूरदर्शिता और उसको किसी तरह ग्राउंड पे पॉसिबल करना, ये सर की तरफ से बहुत एक सार्थक कदम मैं कह सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लें, सर ने गांव को गोद लिया, ये हर कोई जानता है, लेकिन सर की उसके पीछे सोच क्या थी? एक जरिया जिससे बहुत सारे जीवन शैली प्रभावित हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या कोई सा भी ऑर्गेनिक स्टेट में काम करने वाले कृषि क्षेत्र में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर ने एक गांव को गिफ्ट किया जहां पर कि लोगों का आवागमन हो, लोग सिक्किम को जान पाएं, सिक्किम को जानने के साथ ही साथ एक ऐसा जरिया बने जिसके थ्रू लोग अपने उस प्लेटफॉर्म की तरह लोगों के पास सामान अपनी रख करके उसे बेच पाएं, एक अपने व्यवसाय का भी साधन बने और साथ ही साथ उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन हो। आज के दिन में जानना ये बिल्कुल, मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस तरह से सर का वो दृष्टिकोण रहा और जिस तरह से सोचा, आज एक बेन फैक्योंग जीपीयू 1 लाख रुपए मासिक उपार्जन कर पा रहा है। मेरा ये कहना बहुत ही मैं बहुत अपने आप को इस चीज़ के, सर के क्रेडिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए अपने आप को बहुत ही कम समझता हूँ और मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है सर का जीवन शैली। जिस सरलता के सर ने आज ऑनरेबल गवर्नर होने के बाद भी सर ने अपनी जीवन शैली को बना रखा है, ये हमेशा ही हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा और आगे आने वाले समय पे हम सब इसे ऊपर देखेंगे ही देखेंगे। I offer my sincere thanks to the Honorable Governor Sir, who is always ready to extend help and every support to the populace of the state. Your endeavor towards multi-dimensional development of the state, cooperating with the central government is indeed praiseworthy. Sir, I extend my best wishes for your good health and long life, beside wishing you to ever have a congenial atmosphere in your family. सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा प्रदेश है, हिमालय के गोद में बसा हुआ यह प्रदेश है, अति सुंदर प्रदेश है और यहाँ पर की सरकार भारतीय जनता पार्टी और SKM, जिसके माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमंग जी, एक अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमें भी उनका कई कार्यों में सहयोग मिलता है, तो यह एक अच्छी बात है जो इस प्रदेश के हित के लिए। I also hope to keep on getting your timely guidance. Thank you, sir.
जय हिंद, जय सिक्किम। दोस्तों, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया आज गंगा बाबू से बात करके, उनके बारे में बहुत सारी बातें जानकर, उनकी निजी ज़िंदगी, उनके परिवार, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करके। तो दोस्तों, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान को लंबी आयु दे, ताकि उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार हमेशा हम लोगों को मिलता रहे। मैं इसी शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। वीर जवानों, अब समय आ गया, नवयुग का निर्माण करो, भारत की छवि दुनिया में फिर रोशन कर नया अभियान करो। कूद पड़ो तो समरांगन में, भारतीयत्व की पहचान करो। समय पुकार रहा तुमको भगत सिंह बन जाने को, बिस्मिल लाल पाल बन क्रांति नई कर जाने को।